धन्यवाद। आज के कार्यक्रम में उपस्थित हमारे मुख्य अतिथि, हमारे बहुत ही पुराने मित्र, जाने माने शिक्षाविद, समाज सेवी डॉक्टर विशेष गुप्ता जी, हमारे कार्यक्रम में उपस्थित हमारे कुल सचिव प्रोफेसर अविनाश वाजपेयी जी, हमारे रीवा परिसर के परिसर प्रभारी दीपेंद्र बघेल जी, यूनिसेफ मध्य प्रदेश के 7 पर्यायवाची बन चुके हमारे मित्र अनिल गुलाटी जी, एकेडमिक कोऑर्डिनेटर रीवा परिसर श्री ब्रिजेंद्र शुक्ल जी, हमारे इस सभा में उपस्थित सभी विभागाध्यक्ष, संकाय सदस्य, विशेषकर इस यूनिसेफ प्रोजेक्ट के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर मणि नायर और परियोजना संयोजक श्री अंकित पांडे जी, और ऑनलाइन के माध्यम से और ऑफलाइन रीवा परिसर से जुड़े हुए, प्रत्यक्ष में जुड़े हुए हमारे सभी पत्रकार बंधु और प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी को मैं, वैसे तो एक दिन बीत चुका है, लेकिन आप सबको मैं गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आज एक महत्वपूर्ण दिन है। हम लोग लगातार पिछले 1.5 वर्ष से, जब से मैंने कार्यभार संभाला है, कोविड काल में हमने बहुत सारे कार्यशालाएं हमने आयोजित की, अपने संकाय के लिए, अपने विद्यार्थियों के लिए और अपने सभी परिसरों से जुड़े पत्रकार बंधुओं के लिए। प्रत्यक्ष में भी आप में से कुछ लोग अवश्य हमने पब्लिक हेल्थ कम्युनिकेशन या जन स्वास्थ्य, सार्वजनिक जन स्वास्थ्य को लेकर हमने कार्यशाला आयोजित किया था पहले भी। उसमें भी आप में से कुछ लोगों ने, मित्रों ने जरूर भाग लिया होगा। और ये पहली बार हम बाल अधिकारों को लेकर यूनिसेफ के साथ मिलकर हम लोग आपके बीच प्रस्तुत हुए हैं। मैं समझता हूं कि एक विश्वविद्यालय का दायित्व मात्र पढ़ाना लिखाना नहीं है, अपितु शोध करना, प्रकाशन करना और समाज में जागरूकता पैदा करना। समाज से कटकर, आइसोलेट रहकर कोई भी विश्वविद्यालय नहीं रह सकता। समाज का एक अभिन्न अंग है विश्वविद्यालय, इसलिए वो समाज द्वारा पोषित है और समाज को समर्थन करने का दायित्व भी विश्वविद्यालयों का है। उस दृष्टि से पूरे कोविड काल में, जैसे कि वाजपेयी जी ने कहा, हमने बहुत सारे कार्यक्रम किए। जिन कार्यक्रमों का मैंने जिक्र किया, उनके सिवाय भी अपने संकाय कर्मचारी और विद्यार्थियों के बीच में हमने बहुत सारे कार्यक्रमों के माध्यम से कोविड के प्रति जागरूकता पैदा करने की कोशिश की। यही नहीं, एक पत्रकारिता विश्वविद्यालय के नाते, जबकि हमारा बहुविषयीय विश्वविद्यालय है, यहाँ पत्रकारिता के सिवाय अन्य विषय भी पढ़ाए जाते हैं, लेकिन एक पत्रकारिता विश्वविद्यालय के नाते जो हमारा कोर डिसिप्लिन जिसको माना जाता है, उसके नाते हम समझते हैं कि हमारे विद्यार्थियों को समाज के विभिन्न पहलुओं से अवगत कराना, उनको समाज के हकीकत से रूबरू करवाना बहुत आवश्यक है। इसलिए हम लोग सतत प्रयास करते हैं कि बाल अधिकार का विषय हो या जिसे कहते हैं कि ट्रैफिकिंग का, चाइल्ड ट्रैफिकिंग का विषय हो, ह्यूमन ट्रैफिकिंग का विषय हो या ट्रैफिक रूल्स का विषय हो, ऐसा कोई विषय नहीं है जिससे हम अपने विद्यार्थियों को, ताकि वो एक जागरूक
और जिम्मेदार पत्रकार की भूमिका आगे निभाएं। लेकिन मेरा यह हमेशा मानना रहा है कि पत्रकारिता विश्वविद्यालयों को, न सिर्फ विद्यार्थियों को, बल्कि जो पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत है, क्योंकि यह विश्वविद्यालय उनका भी है, क्योंकि विश्वविद्यालय उन सभी का होता है जो कुछ सीखने की ललक रखते हैं, इच्छा शक्ति रखते हैं। और एक पत्रकार का तो स्वयं मैंने 3 दशक से ऊपर पत्रकारिता की है। एक पत्रकार का तो जीवन भर अध्ययनशीलता तो उसका जीवन का एक हिस्सा है। वो एक विद्यार्थी ही रहता है, हर रोज एक नए विषय को लेकर अध्ययन करता है, उस पर लिखता है, उस पर बोलता है। शायद ही ऐसा कोई पेशा होगा जहां हर रोज आप एक नए पहलू के, जीवन के एक नए पहलू से, कुछ नए लोगों से, कुछ नए परिस्थितियों से सामना कर रहे हों। ऐसे बहुत कम पेशे ही होते हैं। हम लोगों के जीवन में वैसा ही है। इसलिए बहुत सारे ऐसे आयाम हैं जिसको समझने की आवश्यकता है, ताकि हम उन शोषित वंचितों के लिए, उन बेजुबानों की जुबान बनने का हम लोगों को जो है एक अवसर जब मिलता है तो हम उनके बात को प्रतिनिधित्व हम देते हैं। हमने जैसे पहले भी कहा, हमारी इच्छा थी कि हम प्रत्यक्ष में स्वयं भी रीवा में रहें, लेकिन कोविड की परिस्थितियों को देखते हुए इसको ऑनलाइन कराया गया कि क्योंकि विशेषज्ञ भी अभी जिस तरीके के हालात है सुधर रहे हैं और जल्दी ही हमको इससे निजात मिल जाएगी, ये उम्मीद रखते हैं। लेकिन फिलहाल सावधानी बरतते हुए हमने कम संख्या में लेकिन अच्छी संख्या में अच्छे वक्ताओं को लेकर ऑनलाइन के माध्यम से आपसे जुड़ने का हमने प्रयास किया। रीवा को जैसे बताया गया, रीवा के लिए मैं उसको दोहराना नहीं चाहता हूं। रीवा में नया परिसर खुला है और उसका सभागार तैयार होने के बाद उसका औपचारिक उद्घाटन भी होगा। हमारे विद्यार्थी, उनकी कक्षाएं वहां लग रही है। हमने कई नए पाठ्यक्रम रीवा से शुरू किए हैं पहली बार। हमारा उद्देश्य है कि हर परिसर का अपना एक पहचान बने। हर परिसर मात्र मुख्यालय परिसर का एक कार्बन कॉपी ना होकर उसका अपना एक वजूद होना चाहिए। उसी दिशा में हमने रीवा में ग्रामीण पत्रकारिता का पाठ्यक्रम, जब मैं पहली बार रीवा आया तो पत्रकार बंधुओं से मिला, तब हमने घोषणा की थी और अगले ही अकादमिक सत्र में हमने उसको अमली जामा पहनाया और हम तो यहाँ रख के पूरा हमारे कोर्स को तैयार किया हम लोगों ने। हमारे बीच में डॉक्टर राखी तिवारी जी भी है और हमारे कई वहाँ दीपेन बघेल जी, वहाँ हमारे ब्रजेंद्र शुक्ल जी और अब श्री सूर्य प्रकाश जी, लाल बहादुर ओझा जी और भी फैकल्टी और अन्य कर्मचारी बंधुओं के सहयोग से और देश के जाने माने विशेषज्ञों के सहयोग से हमने ये ग्रामीण पत्रकारिता का पाठ्यक्रम हमने शुरू किया। और मुझे खुशी है कि पहले ही साल अच्छी संख्या में युवा उस कार्यक्रम के साथ जुड़े। हम उसका भी विधिवत उद्घाटन एक सत्र रखेंगे और मुझे उम्मीद है कि फरवरी के महीने में ही मैं रीवा में आ पाऊंगा। आप सबसे प्रत्यक्ष में मिलने का अवसर मुझे मिलेगा और तब हम इसका विधिवत उद्घाटन भी करेंगे। आप सभी को पुनः हम आमंत्रित करेंगे परिसर में। अब मैं विषय की ओर आता हूं जो बहुत महत्वपूर्ण है और वैसे तो हम सब हमारे मित्र डॉक्टर विशेष गुप्ता जी से विस्तार में इस विषय को लेकर सुनेंगे, लेकिन मैं कुछ बातों को लेकर, एक पत्रकारिता में लंबे पारी मेरी रही है और बाल अधिकारों को लेकर काफ़ी कार्य करने का अवसर भी प्राप्त हुआ। और याद रखें कि देश का सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा जो शांति पुरस्कार है वो हाल ही में अगर भारत में किसी को मिला तो वो
बाल सुरक्षा को लेकर, बाल अधिकार को लेकर कार्य करने वाले हमारे मित्र श्री कैलाश सत्यार्थी जी को मिला, और वो भी अभी कुछ ही महीने पहले ऑनलाइन से हमारे विद्यार्थियों को उन्होंने भी संबोधित किया था। ये बाल अधिकार की जब हम बात करते हैं तो आमतौर पर हम बाल मजदूरी, हम लोग कुछ विषयों तक या उनके जो लीगल राइट्स है कि 18 से कम के बच्चे के साथ जो है उनको किस तरीके से कानूनी तौर पर हम उनके किसी विषय को लेकर, कोई 16 साल का बच्चा अगर कोई अपराध करता है, 17 साल का, तो इस तरह के विषय ही आमतौर पर मीडिया में आता है। और आज भी बाल अधिकारों को लेकर बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है। मसलन कुछ वर्ष पूर्व मैंने एक लेख लिखा था तो उस पर हमारे पत्रकार बंधुओं में काफी चर्चा हुई, और वो था खेलने का अधिकार। अब कुछ लोग हंसने लगे और कहने लगे कि अरे शिक्षा का अधिकार तो सुना है, अब ये खेलने का अधिकार क्या है सुरेश जी? हमने कहा कि देखिए, अगर आप यूएन कन्वेंशन फॉर चाइल्ड राइट्स, जिस पर आज हम चर्चा कर रहे हैं, जो मुख्य उद्देश्य है सीआरसी, ये यूएन कन्वेंशन फॉर चाइल्ड राइट्स है, जिसको संयुक्त राष्ट्र ने रेटिफाई किया और जिसमें विश्व के कई मुल्कों ने हस्ताक्षर किए, स्वीकार किया कि जो मूलभूत अधिकार एक बच्चे का है उससे उसको वंचित ही नहीं करेंगे, अपितु उसके अधिकारों का संरक्षण भी करेंगे। और उसी के अंतर्गत एक बच्चे को खेलने का भी अधिकार है। अब खेलने का अधिकार मतलब क्या? अब मध्यम वर्गीय परिवारों में कहेंगे कि 24 घंटे तो मोबाइल में खेलता रहता है, लेकिन वो नहीं है खेलने के अधिकार का तात्पर्य। यानी कि राज्य सरकार, केंद्र सरकार, नगर पालिका, इन सबका दायित्व बनता है कि वो हर मोहल्ले में पार्क की उपलब्धता कराएं, खुले जगह की उपलब्धता कराएं, जहां बच्चा खुलकर खेल सकता है, व्यायाम कर सकता है। उसका मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए, एक बच्चे के लिए खेलना बहुत आवश्यक है। यह बहुत मूलभूत बात है, लेकिन यह उसके अधिकारों के अंदर आता है, हम उसे वंचित नहीं कर सकते हैं। राइट टू प्ले। और इसी प्रकार ऐसे इतने अनुच्छेद है उस सीआरसी के अंतर्गत कि अगर एक एक को भी अगर पढ़ने लग गए तो मुझे लगता है कि पूरा एक दिन का कार्यशाला भी कम पड़ेगा। लेकिन हम पत्रकारिता में जो लोग कार्यरत हैं उनको यह समझना इसलिए आवश्यक है कि कई बार जाने अनजाने, हमेशा आपराधिक दृष्टि से नहीं बल्कि अज्ञानतावश भी हम कई बार बाल अधिकारों का उल्लंघन करते हैं। इस बात की भी जानकारी होनी चाहिए। कई दुकानों में, शहरों में आप देखेंगे कि ये छोटू चाय ला, ये छोटू कौन है? ये उस दुकानदार का कोई बेटा नहीं है, बच्चा नहीं है, वो एक बाल मजदूर है, बंधुआ मजदूर है, जिसको लाया गया है और जो शायद अपने परिवार का पालन पोषण भी कर रहा है। वो ट्रैफिकिंग का विक्टिम भी हो सकता है, जो अपने परिवार से संपर्क खो चुका है, उसका बचपन उससे छीना जा चुका है। कई बड़े बड़े फैक्ट्रियों में पहले भी हुआ है कि फुटबॉल से लेकर आतिशबाजियों के, दक्षिण में फैक्ट्री और कई जगह जो फैक्ट्रियों में बाल मजदूरों को लगाया जाता है, क्योंकि उन पर पैसा कम खर्च होता है
उनकी डिमांड कुछ नहीं होती है, 2 वक्त की रोटी खिलाया जाता है और उनको दिन भर उनको पढ़ाई से वंचित रखा जाता है। और कई संस्थाएं वो इस दिशा में कार्यरत हैं कि उनको बंधुआ जो मजदूरी है उससे उनको मुक्ति दिलाएं। और यही नहीं, उसका पढ़ने का अधिकार, उसका इवन जो अडॉप्शन के रूल्स है, अगर आप किसी बच्चे को गोद लेना चाहते हैं उसके भी नियम बने हुए हैं। एक परिवार में आजकल, क्योंकि परिवार टूट रहे हैं, जो एक बदलते हुए समाज का एक हकीकत भी है, जहां अपने, अब मैं उस विषय पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन पति पत्नी में मतभेद होने के बाद वो अलग हो जाते हैं तो सबसे ज्यादा, सबसे बुरा असर पड़ता है उस बच्चे पर। तो उस बच्चे के भविष्य को कैसे सुरक्षित किया जाए कि उसको माता और पिता दोनों का प्रेम मिले, उसका परवरिश में कोई कमी ना आए, इस दिशा में भी दिशा निर्देश दिए गए हैं सीआरसी में कि अडॉप्शन कैसा हो, बच्चे का सेपरेशन मां बाप के बीच में होने में बच्चों का कैसे जो है उनके बाल अधिकारों का संरक्षण होना चाहिए, इस विषय में भी आज खासकर मीडिया से जुड़े हुए हम लोगों के बीच में एक बहुत बड़ा सवाल जो खड़ा होता है वो टेक्नोलॉजी को लेकर है। ये जो ऑनलाइन एजुकेशन के चलते आज बिल्कुल गरीब तबके को छोड़ दीजिए, निम्न मध्यम वर्ग में भी माँ बाप अपना फोन उठा के दे देते हैं कि बच्चे का पढ़ाई चलती रहे, लेकिन बच्चे को सिर्फ पढ़ाई नहीं मिल रही है उस फोन के जरिए, उस फोन के जरिए उसको बहुत कुछ ऐसा सूचनाएं भी प्राप्त हो रही है जिसके लिए शायद प्राप्त करने के लिए वो परिपक्व नहीं है, वो शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार नहीं है, इसलिए उसका साइबर बुलिंग हो रहा है। आज बहुत सारे घटनाएं हो रही है साइबर पोर्नोग्राफी का, जिसके माध्यम से बच्चों को ब्लैकमेल किया जा रहा है, साइबर पोर्नोग्राफी उन पर किया जा रहा है। इसलिए साइबर सेफ्टी को लेकर भी यूनिसेफ ने बहुत बड़ा एक अभियान चलाया है कि हमें अपने बच्चों को किस तरीके से सुरक्षित रखना है साइबर क्रिमिनल्स से, जो आज इंटरनेट में घूम रहे हैं और बच्चों को अपना शिकार बना रहे हैं। इस बारे में भी कई प्रावधान हैं सीआरसी में भी, हमारे कानून में भी, जिसको लेकर चर्चा की आवश्यकता है, जिसको लेकर समाज में चर्चा की आवश्यकता है। बच्चे का परवरिश कैसे हो, क्या उसको कॉर्पोरल पनिशमेंट स्कूल में दिया जा रहा है, क्या उसको इवन माँ बाप, हम लोग तो पुराने पीढ़ी के लोग हैं, लेकिन पश्चिम में ऐसे कई मुल्क हैं। आप, हमने कुछ वर्ष पहले एक भारतीय पति पत्नी को इसलिए गिरफ्तार कर दिया, उनके बच्चे को उनसे अलग कर दिया क्योंकि वो बच्चे का प्रताड़न कर रहे थे उनके नियमों के और कानून के अनुसार। ये शायद नॉर्वे की घटना है, कई वर्ष पहले हुआ। चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर्स है कई राज्यों में। आप, अगर बच्चा खुद फोन कर सकता है, अगर उसे उसकी जो है उसके साथ बदसलूकी की जाती है तो आप नहीं कर सकते हैं। वो बच्चा भी देश का एक नागरिक है, उसके अपने अधिकार हैं, उसको उसके अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता। उसको क्या
वो आज क्या कुपोषण का शिकार है क्या? अगर कुपोषण का शिकार है तो उसके लिए आज कई राज्य सरकारों के माध्यम से, अक्षय पात्र जैसे संस्थाओं के माध्यम से आज पौष्टिक आहार पहुंचाने का प्रयास, ऐसे बहुत सारी संस्थाएं हैं जो कर रही है प्रयास। लेकिन पौष्टिक आहार भी उसका अधिकार में आता है, वो कोई एहसान नहीं है कोई कर रहा, उसके एक प्राकृतिक स्वाभाविक एक बचपन से लेकर वो एक वयस्क बनता है तब तक की जो यात्रा है उसमें उसको हर प्रकार का संरक्षण प्रदान करने का दायित्व न सिर्फ सरकारों का है अपितु समाज का भी है। इसलिए एक जागरूक समाज को तैयार करना भी बहुत आवश्यक है। ये नहीं कि ये सिर्फ हम सरकारों को कटघरे में खड़ा करें कि आपने ये नहीं किया, आपने ये किया। हमारे एक मित्र हैं, कुछ वर्ष पूर्व वो समाज सेवा में जुटे हुए हैं, तो एक बार उन्होंने एक अनाथालय में एक कार्यक्रम आयोजित किया। तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैं चाहता हूं कि सभी अनाथालय बंद हो जाए। मैंने कहा कि आप क्या बात कर रहे हैं, आप तो समाज सेवा के व्यक्ति हैं। तो उन्होंने कहा कि देखिए, सही मायने में इन बच्चों को परिवारों के साथ होना चाहिए। ये अनाथ क्यों है? हमारे देश का भविष्य अनाथ क्यों है? इनका नाथ क्यों नहीं है? अगर सभी परिवारों में हमने बच्चों को गोद लेना शुरू कर दिया, जो संपन्न परिवार है, जो उन बच्चों का देखरेख कर सकते हैं, उनका शोषण नहीं करेगी, तो फिर समाज में क्या अनाथालय खोलने के या वृद्धाश्रम खोलने की आवश्यकता है क्या? तो इसलिए हम अपने जो अभी के वर्तमान के पत्रकार और भविष्य के पत्रकार, उनको भी हमको सजग करने की आवश्यकता है, क्योंकि शायद मीडिया में बहुत ज्यादा प्राथमिकता का विषय ये नहीं है। मीडिया का राजनीति और अन्य विषयों को लेकर अब जब भी चुनाव भी होते हैं तब भी चुनाव भी होते हैं तो हम देखते हैं कि बाकी सबके बारे में बातचीत होती है, बच्चों को लेकर ज्यादा बातचीत नहीं होती है, समाज में विचार विमर्श नहीं होता है। टेलीविजन में डिबेट मैंने बहुत सालों से, शाम को डिबेट में बच्चे को केंद्र में रखकर मैंने नहीं देखा। कोई घटना, कोई दुर्घटना हो जाती है तो बात अलग है, लेकिन हमारे जो भविष्य है, इस देश का भविष्य, इस समाज का भविष्य, इस विश्व का भविष्य, उनको लेकर उनके लिए पर्यावरण भी संरक्षित करना है, उनके लिए पानी, साफ पानी भी उनको मिलना चाहिए, उनको पौष्टिक आहार भी मिलना चाहिए, उनके तन में कपड़े भी होने चाहिए। मैंने इन विषयों को लेकर, उनके अधिकारों को लेकर जो है, मैंने बहुत कम चर्चाएं देखी हैं कि उनका किस तरीके से शोषण हो रहा है, उनका दोहन कैसे हो रहा है। इन विषयों को लेकर ऐसा नहीं है कि जागरूकता नहीं है, कुछ कुछ जरूर अच्छे आज भी, जिनको हम कहते हैं कि इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म या खोज पत्रकारिता, इसमें आज भी कुछ जरूर प्रयास हो रहे हैं। इस वर्ष रामनाथ गोयनका पुरस्कार के जूरी में मैं सदस्य था और हमने राजस्थान के एक अखबार के एक संवाददाता को वो पुरस्कार के लिए चयन किया, इसलिए कि उन्होंने पूरा एक किस तरीके से बच्चों को उठाया जाता है और उसको ट्रैफिक करने के लिए क्या जाल बिछाया हुआ है, उसको सरहद पार तक पहुंचा देते हैं, दुनिया भर में बच्चों को पहुंचा देते हैं। गल्फ में कई मुल्कों में उनको ऊंट के रेस के लिए बच्चों का उपयोग किया जाता है। उनको बच्चों को ऊंट से बांध के जब बच्चे रोने लगते हैं तो ऊंट और तेजी से दौड़ता है। इसके लिए ऐसे न जाने
किस किस तरीके से बच्चों को ट्रैफिकिंग किया जाता है, घरों में नौकर और मजदूर बनाने के लिए, उनको जो है यौन शोषण के लिए उनको कई और मुल्कों में भेजा जाता है। कई और मुल्कों के बच्चियों को भारत में लाया जाता है, नेपाल से, बांग्लादेश से जो गरीब बच्चे हैं उनको लाया जाता है। लेकिन जिस व्यापक दृष्टि से चर्चा होनी चाहिए समाज में और मीडिया में, वो नहीं हो पा रही है। बच्चे के स्वास्थ्य को लेकर, उसके टीकाकरण को लेकर पूरा एक पल्स पोलियो मिशन अभियान यूनिसेफ, रोटरी और कई संस्थाओं ने, राज्य सरकार, केंद्र सरकार ने मिलकर कितना सफल बनाया। मीडिया का भी बड़ी अहम भूमिका रही। मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ था, मैं WHO का कम्युनिकेशन रिव्यू टीम में था उस वक्त। हम लोगों ने देखा मीडिया की बहुत बड़ी भूमिका रही थी, लेकिन कुछ जगह में, कुछ समुदाय विशेष में गलतफहमियां पोलियो को लेकर फैलाने में भी कुछ मीडिया का जो है एक नकारात्मक भूमिका रही। इसी प्रकार अभी भी टीकाकरण को लेकर बहुत अच्छी बातें भी कही जाती है, तो एक तरफ सोशल मीडिया, व्हाट्सएप और इनके जरिए कुछ गलतफहमियां भी फैलाए जाने का प्रयास होता है। और इसका अब जैसे अब एक टीका लाने की बात हो रही है, 12 से 15 वर्ष, 15 से 18 वर्ष, इस तरीके से अलग अलग कैटेगरी में टीकाकरण की बात हो रही है। तो बच्चों पर उसका क्या असर होगा, इसको लेकर बहुत सारे अटकलें वो अभी से ही आने लगी। मुझे अभी भी याद है कि जब हमने कोविड के पीक में जब हमने कार्यशाला आयोजित किया था, तब मैंने कहा था कि देखिए टीकाकरण को लेकर होगा गलतफहमियां, क्योंकि हमारा पल्स पोलियो को लेकर हमने गलतफहमियां देखी थी और उसका नतीजा हुआ कि माननीय प्रधानमंत्री को खुद अपने मन की बात में बैतूल के एक निवासी से, अपने ही प्रदेश में बैतूल के एक निवासी से उन्होंने दूरभाष पर फोन किया और समझने का प्रयास किया कि क्यों नहीं तुम टीका लगा रहे हो। अभी एक वीडियो वायरल हुआ कि एक बच्ची जो है वो पेड़ पे चढ़ गई टीकाकरण से बचने के लिए। इस तरह के बहुत सारे प्रकरण सामने आते हैं और इसको, उस बच्चों को सुरक्षित कराना, उनको उनके बारे में ऐसी इस तरह की गलतफहमियों को दूर करने में मीडिया की बहुत अहम भूमिका है। विशेषकर हमारे बच्चियों को लेकर आज NCRB की डेटा बताती है कि बहुत बड़े तादाद में, बड़ा अफसोसजनक है कि जो शोषण होता है वो अपने ही जानने वालों के द्वारा होता है। बच्चियों का और बच्चों का शोषण, ये डेटा बताती है NCRB का, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो का। और संकोचवश बच्चे बताते नहीं हैं, और बताते भी हैं तो खुद के माँ बाप अपने रिश्तों को, अपने संबंधों को बचाए रखने के लिए बच्चों को चुप करा देते हैं। ऐसा उनको महसूस होने दिया जाता है कि वो गुनहगार है, वो गुनहगार है, और असली गुनहगार जो है वो खुलेआम घूमते हैं। ये बदलना है, इन हालातों को बदलना है, और ये जागरूकता से ही होगा। आज बच्चे बोल पा रहे हैं क्योंकि हमने उनको गुड टच और बैड टच सिखाया। वो समझ गए कि ये जो अंकल जी मुझे गोद में ले रहे हैं, इनकी मंशा ठीक नहीं है इन अंकल की, क्योंकि ये गलत जगह जो है, वो लड़का हो या लड़की हो, कि ये ठीक नहीं है। ये जागरूकता हमको समाज के अंदर पैदा करना है ताकि हमारे बच्चे ये शोषणकारियों से बचे रहें। इस दिशा में हमको जागरूकता पैदा करने की आवश्यकता है। चाइल्ड राइट्स को लेकर बहुत सारे विषय है, उनके कस्टोडियल को लेकर आज भी बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, बच्चों का नाम कोई आपराधिक मामले में कई जगह जो है, कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में नाम उनका फ्लैश किया जाता है, चेहरा दिखा दिया जाता है। विशेष जी इन सब विषयों पर ज्यादा विस्तार से बात रखेंगे, क्योंकि मुझसे बताया गया कि मैं मात्र एक उद्घाटन वक्तव्य ही नहीं, मैं एक रिसोर्स पर्सन के नाते भी अपने अनुभवों को साझा करूं, इसलिए थोड़ा ज्यादा समय ले रहा हूं मैं। इसलिए जो है, क्योंकि
ताकि ये मात्र औपचारिकता ना रहे कि कुलपति ने आगे उद्घाटन किया। ये एक विषय हम सबके लिए बहुत चिंता का विषय है और चिंता से हटकर चिंतन की ओर हम जाएं, इसके लिए इस तरह की कार्यशालाओं का आयोजन किया जाता है कि हम सिर्फ चिंता करते रहते हैं। इतने सालों से हम चिंता ही कर रहे हैं, अब हम थोड़ा चिंतन करें इन विषयों को लेकर। और चिंतन करना ही नहीं, हम इन विषयों को लेकर हम अपने अपने प्लेटफॉर्म के जरिए, चाहे ब्लॉग हो, हमारे अखबार हो, टेलीविजन चैनल हो, रेडियो हो। यूनिसेफ रेडियो फॉर चाइल्ड अवार्ड्स देती है। रेडियो में एक आरजे भी अपने हंसते खेलते बातों के बीच में दो जानकारी की बातें डाल सकता है, चाइल्ड सेफ्टी को लेकर। बात करते करते वो दो बातें कर सकता है, और वो प्राइवेट एफएम क्यों ना हो, वहां कोई रोक नहीं है, क्योंकि जानकारी देना, जागरूक करना सामुदायिक रेडियो स्टेशंस और लोग कर सकते हैं। तो अगर हमारे यहां जो पत्रकार बंधु हैं ये बहुत प्रभावी हैं, इनको पढ़ने वाले, सुनने वाले बहुत बड़े तादाद में हैं। अगर इन विषयों को लेकर समाज के बीच में जाते हैं तो मुझे पूरा विश्वास है कि समाज में एक जागरूकता पैदा होगी, बच्चों को भी पता चलेगा। मैं बस एक छोटा सा अनुभव देख के मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। मैंने ये है कि मैं जब भारतीय जनसंचार संस्थान में महानिदेशक था तो हमारा अपना एक सामुदायिक रेडियो स्टेशन था, अपना रेडियो 96.9। उसमें हमने 3 सीजन कराए मेरे कार्यकाल में। वो था टीन टॉक, टीनेजर, यानी कि 13 से लेकर 19 तक, 13 वर्ष से लेकर 19 वर्ष तक, क्योंकि उसके उम्र के आगे टीन लगता है, 13, 14, 15, 16, टीनेजर। वो एक ऐसा उम्र है जिसको हम एडोलेसेंस कहते हैं, जब आप बचपन और युवावस्था के बीच में हैं। वो एक ऐसा समय है जहां मानसिक और शारीरिक बदलाव जबरदस्त हो रहा है। आपको ये नहीं पता, हम सब उस दौर से गुजर चुके हैं। कई जगह पिंपल निकलते हैं, मूंछ निकल रहे होते हैं, इस तरीके से बहुत सारे हम एक शारीरिक और मानसिक, हमें कई चीजें गलत लगने लगती है अचानक। जिस चीज को हम मानते रहे उन चीजों को जो है हम सवाल खड़े करने लगते हैं। वो एक ऐसा दौर है। उस वक्त बच्चों के मन में क्या आता है, क्या हम उनको एक मंच दे सकते हैं? क्या उनके मन में जो प्रश्न आता है वो कहां समाधान ढूंढेंगे? शायद शिक्षित परिवारों में, उदारवादी परिवारों में बच्चों को यह स्वतंत्रता मिली हुई है कि वो माँ बाप से खुलकर बात करें, लेकिन रूढ़िवाद के चलते, संकुचित सोच के चलते कई परिवारों में बच्चे अपने बात को अपने माँ बाप के सामने, बड़े बुजुर्गों के सामने उठा नहीं पाते हैं। वो किनसे बात करें? हमने उस रेडियो के प्लेटफॉर्म के द्वारा हमने उनको एक प्लेटफॉर्म प्रदान किया। ऐसे शायद पूरे देश में बहुत सारे एनजीओस हैं जो इस दिशा में काम कर रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि उनके उस उम्र में, अपरिपक्वता के उस बीच में, वो कहीं किसी का शिकार न बन जाए सही मार्गदर्शन के अभाव में। उनको सही मार्गदर्शन उस उम्र में अगर नहीं मिला, उस समय नहीं मिला जब उनको सबसे ज्यादा जरूरत है, तो फिर नशीले पदार्थों का, नशे का और कई बुराइयों का वो शिकार बन सकते हैं। इसलिए उनको सही मार्गदर्शन, शायद उनके माता पिता इतने शिक्षित नहीं हैं, कई बच्चे होनहार होते हैं, लेकिन उनको सही मार्गदर्शन के अभाव में, बुद्धिमान होते हुए भी वो जीवन में अपने करियर का सही चयन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनको सही गाइडेंस नहीं मिलती है।
वो अपना सही फैसला जीवन के बारे में कोई नहीं है परिवार में, पहली बार किसी जनरेशन में आज भी ऐसे निकलते हैं। मैं जानता हूं हमारे विद्यार्थियों में से कुछ विद्यार्थी जो पहली बार अपने गांव में जो है जिन्होंने यूजी किया है या पीजी किया है, पीएचडी करने वाले अपने पूरे जिले में पहला, ऐसे भी निकलते हैं। उनको कौन मार्गदर्शन देगा? ये सब ऐसे अधिकार है, मैंने जैसे कहा कि इतने अनुच्छेद हैं सीआरसी के अंतर्गत कि कई पूरे का पूरा दिन अगर निकल जाएगा एक एक अनुच्छेद के एक एक प्रावधान को लेकर, अगर हम कन्वेंशन ऑफ चाइल्ड राइट्स पर बात करेंगे तो। लेकिन मैं जानता हूं कि विशेष जी को मैंने पहले भी सुना है, गागर में सागर भरने की क्षमता रखते हैं विशेष जी, और अपने शिक्षा में, अपने सेवा कार्य में बहुत अनुभवी व्यक्ति हैं। बाल अधिकारों के प्रति मात्र एक इनके लिए अध्यक्षता नहीं थी, बल्कि मुरादाबाद से ही लेकर वो बाल अधिकार को लेकर अपने गृह क्षेत्र से ही आप बहुत करीब से जुड़े हुए हैं, दिल से जुड़े हुए हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि ये जो आज का जो सत्र है बहुत लाभप्रद होगा। इससे कई नई जानकारियां उभर कर हमारे पत्रकार बंधुओं को मिलेगा और उसका लाभ पूरे समाज को मिलेगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। पुनः मैं यूनिसेफ को धन्यवाद देना चाहता हूं, अपनी टीम को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने इस कठिन परिस्थितियों के बीच में भी इस जागरूकता के अभियान को छोड़ा नहीं। और मैं उन सभी प्रतिभागियों को, हमारे सभी पत्रकार बंधुओं को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज रीवा परिसर में प्रत्यक्ष में और ऑनलाइन से जुड़कर आपने सामाजिक दायित्व के प्रति अपने प्रतिबद्धता को आपने जाहिर किया है। आपको मैं सलाम करता हूं, आपके जज्बे को सलाम करता हूं। और ये जो कार्यशालाओं का सिलसिला आगे भी चलता रहेगा, इस उम्मीद के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।